नमस्कार, बॉडमास के इस इंजीनियरिंग लाइव स्ट्रीम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इंजीनियरिंग में जेईई मेन के फेज 1 का रिजल्ट अभी कल आया है और आप सब लोगों को अपना परसेंटाइल पता लगा होगा। इ इस बार जो है जेईई मेन के फेज 1 में जो स्टूडेंट की संख्या थी, वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा थी। पिछले साल लगभग 11 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। इस साल करीब साढ़े 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। फॉर्म अब एप्लीकेशन तो 13 लाख से भी ज़्यादा था। तो जो इंजीनियरिंग की तरफ जो रुझान है, वो बढ़ता जा रहा है। ये क्लियर साइन है कि अप्रैल वाले भी अगर अप्रैल फेज में भी इस बार देखेंगे, तो पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टूडेंट के अपीयर होने की संभावना है। तो इंजीनियरिंग में जो डिमांड में तेज़ी आई है पिछले 2-3 सालों में, उसकी 3-4 जो वजहें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो प्लेसमेंट का सीन है, आने वाले वक़्त में जो इंजीनियरिंग कोर्स से जो पोटेंशियल है, जो संभावना है कि आप किस तरह का अपना कोर्स बना सकते हैं, किस तरह के नए कोर्सेज़ आ सकते हैं। क्योंकि अब तक अगर हम 5 साल पहले जाएँ या 10 साल पहले जाएँ, तो सिर्फ़ ट्रेडिशनल कोर्सेज़ जो है, वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग में चलते थे। जो ट्रेडिशनल ब्रांचेज़ थे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अ, कंप्यूटर, ये जो ट्रेडिशनल ब्रांचेज़ थे, यही मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते थे। थोड़े बहुत स्टूडेंट ही कुछ अलग तरह के जो ब्रांचेज़ हैं, माइनिंग, मेटलर्जी, पेंट, केमिकल, लेदर, इस तरह के कुछ जो अलग तरह के ब्रांचेज़ थे, उसमें बहुत कम स्टूडेंट एडमिशन लेते थे और आज भी कम ही स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। लेकिन जैसे कुछ जो सेक्टर्स हैं जैसे केमिकल है, ये सब में आने वाले वक़्त में और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जिसने डिमांड को पुश किया है पिछले 3-4 सालों में, वो है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस से जो अलाइड कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, इन्होंने बेसिकली इंजीनियरिंग के डिमांड को पुश किया है। कोरोना के समय में जब बाकी सेक्टर्स जो ख़ास करके फ़ील्ड वाले सेक्टर्स थे, वो काफ़ी तरह से डाउन थे, लेकिन जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम थे, वो काम वर्क फ्रॉम होम भी हो रहे थे। तो इसने जो है डिमांड को पुश किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है, जो आने वाले वक़्त में इस गेम को और बदल सकती है और बहुत बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत हो सकती है। तो डेफ़िनेटली आने वाला वक़्त ख़ास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरे और सेक्टर में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इवन सिविल, मैकेनिकल, इन सब सेक्टर्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा रोल प्ले करेगा और इंजीनियरिंग की डिमांड को और आगे पुश करेगा। तो ये तो रही बात कि ये जो ओवरऑल मार्केट है, क्योंकि ये एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है और आप बेसिकली प्लेसमेंट के लिहाज से इस कोर्स में आते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि आपने जो परफ़ॉर्म किया है, तो भारत के अंदर में किस तरह के कॉलेजेस में आपको मिल सकते हैं, किस स्कोर पे क्या मिलता है और आगे आपको और कौन-कौन से एग्ज़ाम्स भी लिखने चाहिए, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में कवर करूँगा, आज के इस लाइव स्ट्रीम में उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अभी जो रिज़ल्ट आया है, तो आपको परसेंटाइल का पता लगा है। लेकिन जो रैंक है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब ज़्यादा होंगे, तो आपको अच्छा परसेंटाइल के बावजूद भी आपका जो रैंक है, वो कम हो जाएगा। वो कैसे क्या रहता है, वो इक्वेशन भी आपको समझाता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप 99 परसेंटाइल आपने स्कोर किया है, दैट मीन्स कि आप जो है टॉप 1% में हैं और अगर 10 लाख स्टूडेंट है, तो आप अगर एग्ज़ाम को जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने लिखा है, तो उसके हिसाब से आपको आपकी रैंक के बारे में लगता है कि हाँ, चलिए आप 1% में हैं, तो आपका इस तरह का रैंक बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो नंबर्स बढ़ता जाता है, जो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट का, तो उससे इस पे असर आता है। वो कैसे आता है?
उसको अभी समझते हैं। अगर ये संख्या समझिए कि अगर 10 लाख स्टूडेंट होंगे, तो 99 परसेंटाइल पे आपकी जो रैंक है वो करीब 10,000 बनेगी। और लेकिन अगर यही 15,000 हो जाएँगे तो आपकी रैंक 15,000 हो जाएगी। अगर 20 लाख स्टूडेंट हो जाएँगे तो आपकी रैंक 20,000 हो जाएगी। तो 1% स्टूडेंट जो आपसे बेहतर किया है, वो 1% स्टूडेंट की संख्या, वही आपका जो है लगभग रैंक बनता है। तो ये है हिसाब-किताब। अब इस साल क्या रहेगा? तो जेईई मेन का एग्ज़ाम लिखा था। पहले वाले सेशन में करीब 11 लाख थे। दूसरे वाले सेशन में करीब 10 साढ़े 10 लाख थे। कुछ बच्चों ने डबल अटेम्प्ट किया था, तो यूनिक बच्चे जो है वो 14 साढ़े 14 लाख थे। इस बार जो है ये 16 साढ़े 16 लाख नंबर रहने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह का इंक्रीमेंट जनवरी वाले फ़ेज़ में है, अप्रैल वाले फ़ेज़ में भी उसी टाइप का इंक्रीमेंट होगा कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो अगर आपका 99% अगर परसेंटाइल आपका 99 परसेंटाइल अगर अभी आपका बन रहा है रिज़ल्ट, तो आप समझिए कि लगभग आपका जो रैंक है, वो 15-16 हज़ार होने की संभावना है। सेम अगर कोई 95 परसेंटाइल पे है, तो उसका रैंक जो है 75,000 से 80,000 के बीच में कुछ रह सकता है। तो ये है आपका रैंक। अब इसके बाद आते हैं कि जो क्वालीफाइंग की जहाँ तक बात रहती है कि जो जेईई एडवांस के लिए जाएँगे, तो जो बच्चे आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको जेईई एडवांस के लिए पहले क्वालीफाई होना है। तो कौन से परसेंटाइल पे जनरल के लिए क्वालीफाइंग रह सकती है? तो इस बात को समझिएगा कि जो क्वालीफाइंग में लगभग 2.5 लाख बच्चा जाता है वहाँ, जो जेईई एडवांस लिखने के लिए क्वालीफाई होता है और उसमें डिफरेंट कैटेगरी से भी बच्चा आएगा। तो जो अगर जनरल ओपन कैटेगरी के लिए रहता है, वो स्टूडेंट की जो संख्या रहेगी, वो लगभग 1 लाख रहेगी। तो 1 लाख रैंक पे आप देखिए कि जहाँ पर आप जिस परसेंटाइल तक में लगभग 1 लाख रैंक बन रहा है, वहाँ तक संभावना है कि वो बच्चे क्वालीफाई हो जाएँगे जेईई एडवांस के लिए। तो इसकी संभावना लगभग 94% के आसपास में बन रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 94 परसेंटाइल के आसपास में बन रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर 16,000 बन रहा है तो 94 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट का जो रैंक है, वो लगभग 96,000 के आसपास में होगा। तो अगर आप 93.8, 93.9, 94 परसेंटाइल के आसपास में हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी संभावना है कि आप जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे। इसी तरह से दूसरे कैटेगरी के लिए है कि जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए भी है कि वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से उन बच्चों का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आप वहाँ पर क्वालीफाई हो सकते हैं। आपके लिए उसके लिए जो परसेंटाइल का है क्राइटेरिया वो नीचे रहेगा। वो आप उसको डिटेल से समझना चाहते हैं, उसको आप हमारे वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे इस तरह के वीडियोज़ पहले के अपलोडेड होंगे और नहीं तो मैं एक और बना दूँगा, आप समझ लेंगे कि ख़ास करके कौन-सी कैटेगरी में, कौन से परसेंटाइल में आप जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये पहली चीज़ है कि क्या आपका रैंक बन सकता है, जेईई एडवांस में क्वालीफाई होने के लिए क्या बनता है? ये 2 सवाल के बाद अब आपका आता है कि जो आपका अभी रैंक है, उसके आधार पे एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में आपके लिए क्या संभावना है? तो देखिए जिस तरह का आपका रैंक बनेगा, उसके हिसाब से ही आप पिछले साल, उसके पहले साल के तुलना आप कर सकते हैं कि कितनी सीटें थी, किस तरह के रैंक पे क्या मिला था। उसके हिसाब से आप इस साल के लिए आप अपनी पोज़ीशन को समझ सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा मोटा-मोटा आई कुछ एनआईटीज़ के बारे में बात करूँ कि पिछले साल कंप्यूटर साइंस के लिए क्या रहा था कट ऑफ, मैं रैंक के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है और आउटसाइड स्टेट का है, तो ओपन कैटेगरी में आप देखेंगे कि एनआईटी त्रिची जो है, वो राउंड 5 में कट ऑफ रहा था 1224। तो ऑलमोस्ट जो है 98 पॉइंट सॉरी 99.7 के आसपास में ये
परसेंटाइल के आसपास में है, जहाँ की एनआईटी त्रिची बनने की संभावना है। तो अगर आपका रैंक इस तरह का 1000 1500 रैंक तक में आप पहुँच रहे हैं, तब आप समझिए और ओपन कैटेगरी से हैं और आप जो है तमिलनाडु के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपके लिए इस तरह का रैंक लाने से ही आप एनआईटी त्रिची में पहुँच सकेंगे। और डिफरेंट कैटेगरी के लिए आपको कैटेगरी का अपना रैंक देखना है। हमारे वीडियोज़ में है पिछले साल का कट ऑफ का, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर सूरतकल को देखेंगे, तो एनआईटी सूरतकल भी 1615 पे था। वारंगल को देखेंगे तो 2186 रैंक पे था। राउरकेला 2940 पे था। प्रयागराज देखेंगे तो ये भी 4191 पे था। ये सब मैं एनआईटी की बात कर रहा हूँ, जो टॉप के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से आउटसाइड स्टेट का बात करूँ। फिर कालीकट देखेंगे तो 4482 था। जयपुर देखते हैं 4711 था। एनआईटी कुरुक्षेत्र देखते हैं, ये भी 6000 रैंक पे मिला। ये मैं राउंड 5 की बात कर रहा हूँ। जमशेदपुर देखेंगे तो जमशेदपुर भी 7944 था। दुर्गापुर देखेंगे तो 8765 था। तो आप समझिए कि जो स्टूडेंट इस तरह का 8000 रैंक के लिए मैंने क्या कहा कि 99.5 परसेंटाइल यहाँ पर आपको 8000 रैंक के आसपास में बनेगा। 7.5 8000 के आसपास में आपका रैंक आएगा अगर आप 99.5 परसेंटाइल पे हैं। तो अगर आप ये टॉप के 8-10 एनआईटी जिसके बारे में भी अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप ओपन कैटेगरी से उस स्टेट के नहीं हैं और उसमें आप जा रहे हैं, तो बेसिक गणित है कि करीब आप 99.5 परसेंटाइल के आसपास में हैं, तब आपको कंप्यूटर साइंस ऐसे एनआईटीज में मिले। तो आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप अभी थोड़ा नीचे रह गए हैं, तो आपको अप्रैल के सेशन में और मेहनत करनी है, तब जाकर अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। और बाकी अगर आप देखते हैं अगर आप और दूसरे कॉलेजेस, दूसरे स्टेट्स के लिए, प्राइवेट के लिए अगर आप ओपन हैं, तो ऐसी सिनेरियो में आपको ये करना है कि आपको और भी बहुत सारे भी फॉर्म्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप बिट्स पिलानी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बिटसेट लिखना है। बहुत ज़रूरी है कि आप वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें। इसके बाद अगर आप कर्नाटका में इंटरेस्टेड हैं, कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस बहुत ही बढ़िया हैं, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे आरवी है, रमैया है, बीएमएस है, इस तरह के कॉलेज में जाना है तो आपको कॉमेड के का भी फॉर्म भर लेना है। कॉमेड के का भी एग्ज़ाम मई में है, तो कॉमेड के बेसिस पे आप इन सब कॉलेजेस में जा सकते हैं। कई स्टेट्स में आपके जेईई मेन का ही स्कोर चलेगा। जैसे अगर आप दिल्ली में अगर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल इस तरह के कॉलेज के लुकआउट में हैं, या उत्तर प्रदेश से जेएसएस, काइट, एबीएस, एके गर्ग इस तरह के कॉलेजेस के लुकआउट में है, तो जेईई मेन का ही परसेंटाइल से आपको मिलेगा। अगर आपका रैंक 1 लाख रैंक तक भी है, तो आपको इस तरह के प्राइवेट कॉलेजेस में मिलने की संभावना रहेगी कंप्यूटर साइंस जैसा ब्रांच। तो ये ओवरऑल आपको अपनी तैयारी करनी है कि कुछ आपको तो एग्ज़ाम्स लिखने हैं, और अगर आप वीआईटी, वेलोर, एसआरएम, मणिपाल इस तरह के कॉलेजेस में भी जाना चाहते हैं, तो आप उनका एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी अभी तैयारी होनी चाहिए। आपके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम लिखिए, और जो लोग ड्रॉपर हैं तो वो और दूसरे-दूसरे भी पेपर्स लिखिए, और जो बोर्ड्स जो अपीयरिंग स्टूडेंट भी हैं, वो और फर्दर एग्ज़ाम अप्रैल में, मई में लिख सकते हैं। और अगर उन्होंने अभी फ़ेज़ 1 में काफ़ी अच्छा किया है, तो फ़ेज़ 2 में और उसको इम्प्रूव करें। और उसके बाद जो है काउंसलिंग को सही से, काउंसलिंग में सही ढंग से काउंसलिंग को करें। अब ये काउंसलिंग में क्या करना रहता है, देखिए इंजीनियरिंग में क्या है कि आपको बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो कॉलेज, ब्रांच मिलने को तो देखिए
बहुत लो रैंक वाले बच्चों को, जिनका रैंक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है, उनको भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, अगर वो काउंसलिंग को ठीक से अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर कॉलेज अच्छा चाहिए, थोड़ा ब्रांच में आपको 4-5 आप ब्रांचेस के लिए फ्लेक्सिबल हैं, तो उसमें भी आपको संभावना बनती है। अगर आप ब्रांच के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, कॉलेज के लिए बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो इसमें ऑप्शंस बहुत हैं। और चॉइस फिलिंग में आपको नंबर जो है काफ़ी बड़े भरने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही कॉलेज में 5-5 ब्रांच है, और अगर आप समझिए कि 200 कॉलेज है, तो आपको तो 1000 चॉइसेस फिल करने हैं। तो उसकी ऑर्डरिंग सही से करना, ये इसमें ये जो स्किल है, ये जो आर्ट है, इसके लिए आप किसी अच्छे प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। हम लोग ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसके लिए आप थोड़े एक अच्छे काउंसलर को हायर कर सकते हैं। और जो आपका स्कोरिंग है, जो आपका एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी करें। और ये हर हफ्ते, हर वीक, ये वेडनेसडे को 5 बजे ये प्रोग्राम में मैं आपके पास लाइव आऊँगा। जो भी अपडेट्स रहेंगे, जिस तरह का भी किसी का एग्ज़ाम, फॉर्म, रिज़ल्ट, काउंसलिंग, जितने भी रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे, वो आपको यहाँ पे रेगुलरली मिलेंगे। तो वीडियो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफ़िकेशन को ऑन रखिए, और हमारे साथ हर हफ्ते शाम 5 बजे बुधवार को यहाँ लाइव स्ट्रीम में आइए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए, इस लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपके कमेंट्स, उसका भी आपको आंसर मिलेगा, तो आप यहाँ पर जो आपके मन में क्वेरी रहता है, वो भी आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।